बिनती राह प्रवीण की, सुनिए शाह सुजान, झूठी पातर वक़्त है बारी ब्याह स्वान। ये कविता कोई साधारण कविता नहीं थी। इस कविता को ओरछा की राय प्रवीण द्वारा मुगल दरबार आगरा में अकबर के सामने बोला गया था और इस कविता को सुनकर अकबर के भी धर्म संकट में पड़ गए थे। अकबर के पास भी इस कविता का कोई भी जवाब नहीं था। राय प्रवीण ओरछा के बुंदेले राजा इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका थी और प्रसिद्ध कवि केशव दास जी की शिष्या थी। तो जब राजा इंद्रजीत सिंह की पत्नी को इनकी प्रेमिका के बारे में पता लगता है तब राव रानी इंद्रजीत सिंह से तो कुछ भी नहीं कहती हैं, लेकिन अकबर के पास अपने एक विश्वास पात्र के हाथों राय प्रवीण की कैफियत वहाँ पहुँचा देती हैं और साथ में यह भी कहलवाती हैं कि ऐसे रत्न को तो उनके रानीवास में होना चाहिए था, यानी कि मुगल हरम में होना चाहिए था। ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि राय प्रवीण काफ़ी सुंदर थी। तो जैसे ही अकबर के पास इसकी खबर पहुंचती है तो अकबर अपने मुगल हरम में राय प्रवीण को शामिल करने के लिए वहां बुला लेता है, आगरा बुला लेता है। लेकिन राय प्रवीण थोड़ी सी चालाक थी, तो वो अपनी कुछ बातें कहना चाहती थी मुगल हरम में शामिल होने से पहले, तो उन्हें उसकी परमिशन मिल जाती है। तो जैसे ही उनको परमिशन मिलती है तो वो इस कविता को अकबर के सामने कहती हैं। तो जैसे ही अकबर के पास इस कविता को कहा जाता है तो अकबर उस समय पर उसका धर्म संकट में पड़ जाता है और उसके पास इस कविता का कोई भी जवाब नहीं होता है। और उसके बाद वो इतना शर्मिंदा होता है इस कविता की वजह से कि वो राय प्रवीण को मुगल हरम में शामिल नहीं करता है और उसके बदले में उन्हें ससम्मान ओरछा वापस पहुंचवा देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस प्रकार से इस दो कविता की लाइनों ने अकबर के धर्म संकट में पाल दिए थे। आज की वीडियो में हम इसकी सारी हिस्ट्री को अच्छे से समझने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको आगे भी इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर इंद्रजीत सिंह कौन थे। तो इंद्रजीत सिंह बुंदेले राजा मधुकर शाह के 8 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे। ये वही मधुकर शाह हैं जिन्होंने ओरछा में राजमहल का बचा हुआ काम को पूरा करवाया था और ओरछा में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनकी पत्नी कुंवर गणेशी ने अयोध्या से रामराजा सरकार को ओरछा लेके आई थी और वहाँ पर उन्हें स्थापित किया था। मधुकर शाह के सबसे बड़े पुत्र का नाम रामसाय जूदेव था और उनके एक पुत्र और थे वीर सिंह जूदेव, जो इतिहास में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो जब एक बार अकबर के बुलाने पर मधुकर शाह बुंदेला आगरा नहीं पहुंचते हैं तो इससे अकबर उनसे नाराज़ हो जाता है और उसके बदले में वो क्या करते हैं, जो ओरछा की जागीर है उनको अपने अधीन कर लेता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो इनके ज्येष्ठ पुत्र थे मधुकर शाह के, रामसाय, वो अकबर के पास जाके माफ़ी या क्षमा याचना कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, अकबर मान जाता है और जो ओरछा की जागीर है वो उन्हें वापस लौटा देता है, लेकिन रामसाय को वहाँ का राजा बना देता है। तो रामसाय ओरछा के राजा बन जाते हैं और जो वीर सिंह जूदेव होते हैं उन्हें बड़ौनी की जागीर दी जाती है और सबसे छोटे पुत्र इंद्रजीत सिंह को कछुआ की जागीर सौंपी गई थी। अब राजा रामसाय ओरछा की गद्दी पर बैठ तो गए थे, लेकिन वो अत्यंत साधु प्रवृत्ति के थे। इस वजह से ओरछा राज्य का प्रबंध इंद्रजीत सिंह ही किया करते थे। आशा करते हैं कि आप अब समझ गए होंगे कि आखिर इंद्रजीत सिंह कौन थे। अब बात करते हैं कि राय प्रवीण कौन थी। बरदुआ नाम के एक छोटे से गांव के बहुत गरीब लोहार की बेटी है पुनिया। बिना माँ की इस बेटी को ईश्वर ने बहुत सुरीला गला दिया था। इनके पिता भी संगीत प्रेमी थे। तो जब राजा इंद्रजीत सिंह कछुआ के जागीरदार थे तब वो अपने गांव का हालचाल जानने के लिए खुद ही भ्रमण किया करते थे। तो इसी क्रम में जब वो एक बार बरदुआ नामक गांव में पहुंचे और रात्रि के समय वहां पर विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें एक मीठे कंठ से गाता हुआ गीत सुनाई देता है। तो जब सुबह हरकारे से पता लगवाया गया तो मालूम हुआ कि ये तो गरीब लोहार की बेटी है जो अपना काम करते हुए इस गीत को गा रही थी। तो ये बात इंद्रजीत सिंह को बहुत भाग जाती है। तो वो इसके बाद क्या होता है कि बरदुआ नामक गांव में बार बार जाने लगते हैं और इसके बारे में उन्होंने राज्य कवि केशव दास जी से भी बात की
और इस गरीब बालिका का गायन सुनने के लिए कछवा में समारोह करवाया। इस संगीत समारोह में स्थापित गायकों के अलावा पुनिया का भी गायन रखवाया। असल में तो यह पूरा आयोजन पुनिया के लिए था, बस महाराज किसी को भी इसकी भनक पड़ने देना नहीं चाहते थे। पुनिया ने इस समारोह में अपना संगीत इतने अच्छे से प्रस्तुत किया कि वहां पर बैठे बड़े बड़े गायक भी चकित रह गए। जब इस समारोह का अंत हुआ तो राजा इंद्रजीत सिंह बहुत ही खुश हुए और खुश होकर जो फूलों की माला भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती थी उस माला को पुनिया के गले में डाल दिया और एक मिठाई का दोना लेकर उसके आंचल में रख दिया। गांव की भोली भाली पुनिया ने उस हार को ही बरमाला मान लिया और खुद को राजा इंद्रजीत सिंह की पत्नी मानने लगी। लेकिन इसकी भनक राजा इंद्रजीत सिंह को बिल्कुल भी नहीं थी। राजा इंद्रजीत सिंह अपनी पत्नी से बेहद ही प्रेम करते थे, लेकिन पुनिया की जो उम्र थी वो बहुत ही कम थी राजा इंद्रजीत सिंह से। तो राजा इंद्रजीत सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो आगे चलकर पुनिया के प्रेम में पड़ेंगे। तो इसका खुलासा जब हुआ जब पुनिया के पिताजी ने उसके विवाह की चर्चा करना शुरू की, तो उस समय दृढ़ संकल्प पुनिया ने कहीं पर भी शादी करने के लिए सख्त मना कर दिया। अब इस बात का खुलासा सबके सामने हो गया था। बात इंद्रजीत सिंह तक भी पहुंची। अत्यंत रूपवती पुनिया के गायन पर मोहित इंद्रजीत सिंह ने पहले तो पुनिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोशिशें बेअसर होती देख उन्होंने भी स्थिति को स्वीकार लिया और पूरे सम्मान के साथ उसे ओरछा तब बुलाया जब एक अलग से महल का निर्माण करवा लिया। यह बात अभी तक रानीबास में बिल्कुल गुप्त थी कि राजा इंद्रजीत सिंह का तथाकथित गंधर्व विवाह पुनिया के साथ हो चुका है। ओरछा आने के बाद पुनिया की संगीत और शास्त्र की शिक्षा की जिम्मेदारी महाकवि केशव दास को सौंपी गई। वे पूर्व से ही उसकी लेखन क्षमता से परिचित हो चुके थे। केशव के संदिग्ध होने से पुनिया के भीतर का कवि अब मंजने लगा था। उसकी योग्यताओं को देखते हुए कवि केशव दास जी ने पुनिया को राय प्रवीण का नाम दिया था और पुनिया भी उन्हें पितृतुल्य मानती थी। लेकिन अभी तक रानीबास में यही चर्चा थी कि नए महल में कोई कन्या आई हुई है जो फूलबाग की पाठशाला में शिक्षा ग्रहण कर रही है। राजा का वहां नियमित जाना और एक अजनबी कन्या को पूरा महल देना अपने आप में संदिग्ध मामला था, जिसे राव रानी ने ताड़ लिया। अब तक राय प्रवीण और इंद्रजीत सिंह का प्रेम गहरा चुका था। राय प्रवीण नृत्य संगीत में प्रवीण होने के साथ साथ अब बेहतरीन कविता भी लिखने लगी थी। ये सब कुछ जानने के बाद राव रानी इंद्रजीत सिंह से कुछ भी नहीं कहती हैं और अपने एक विश्वास पात्र के हाथों अकबर के पास राय प्रवीण की कैफियत भेजती हैं और साथ में यह भी कहलवाती हैं कि ऐसे रत्न को तो आपके रानीबास में होना चाहिए था, यानी कि मुगल हरम में होना चाहिए था। इसकी खबर लगते ही अकबर ने राजा इंद्रजीत सिंह को संदेश भेजा और कहा कि राय प्रवीण को तत्काल आगरा पेश किया जाए, अन्यथा उन्हें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का हर्जाना देना पड़ सकता है। तो इस खबर को सुनकर राजा इंद्रजीत सिंह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और इसकी खबर जब राय प्रवीण को पड़ी तो वो उन्हें समझाने के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन राजा इंद्रजीत सिंह समझते नहीं हैं। अपनी पत्नी को मुगल दरबार आगरा में भेजने से ही उन्हें बहुत ही अपमानजनक लग रहा था। चाहे उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुआ हो, लेकिन राजा इंद्रजीत सिंह उन्हें अपनी पत्नी ही मानते थे। अकबर जैसे शक्ति संपन्न शासक के साथ युद्ध करने की बात भी वो नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि एक बार उनसे जो ओरछा की जागीर है वो छिन चुकी थी और अकबर के द्वारा ही उन्हें वापस मिली थी। तो इसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन राय प्रवीण द्वारा बहुत समझाने के बाद वो इस बात को मान लेते हैं और वो इस बात पर एग्री होते हैं कि कवि केशव दास जी के साथ ही राय प्रवीण को मुगल दरबार में पेश किया जाएगा। आगरा पहुंचने के बाद अगले दिन जब राय प्रवीण को मुगल दरबार आगरा में पेश किया जाता है तो राय प्रवीण उस समय पर कुछ कहना चाहती हैं, तो इसकी परमिशन अकबर से उन्हें मिल जाती है। तब वो ये कविता कहती हैं, बिनती राह प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, झूठी पातर वक़्त है बारी बाया स्वान। राय प्रवीण अपने आप को इंद्रजीत सिंह का झूठा भोजन कहकर प्रस्तुत करती हैं और अकबर से कहती हैं, हे राजा आप तो महान हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड राज्य में 3 ही लोग ऐसे हैं जो झूठा भोजन खाते हैं, बारी बायस और स्वान। यानी कि बारी एक कोई जात है या कास्ट है जो झूठा भोजन इकट्ठा करती है, उसको खाती है। बायस मतलब कौवा जो कि झूठा भोजन खाता है और स्वान मतलब कुत्ता।
तो जो तीनों लोग ऐसे हैं जो झूठा भोजन खाते हैं, तो आप मुझे बताने की कोशिश करें। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप इनमें से कौन हैं जो आप मुझ जैसे झूठे भोजन को खाने को तैयार हैं। इस कविता को सुनकर अकबर के धर्म संकट में पड़ जाते हैं। उसके पास इस कविता का कोई भी जवाब नहीं होता है कि वो इस कविता का क्या जवाब दे, और इससे वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। इस कारण अकबर राय प्रवीण को मुगल हरम में शामिल करने की बजाय उन्हें ससम्मान वापस ओरछा पहुंचा देते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि राय प्रवीण राज्य नर्तकी ना होने के कारण इंद्रजीत सिंह की पत्नी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इंद्रजीत सिंह ने अपमान की ज्वाला में दग्ध होकर प्राण त्याग दिए थे। ओरछा पहुंचकर राय प्रवीण ने जब महल पर राज परिवार का ध्वज झुका हुआ देखा तो वो सीधे बेतवा किनारे पहुंच गईं। यहाँ भी इंद्रजीत सिंह की चिता ठंडी हो चुकी थी। व्यथित राय प्रवीण ने इंद्रजीत सिंह के चिता से राख उठाकर अपने मांग में भर ली और वहीं पर बेतवा नदी में छलांग लगा दी, और इस प्रकार से इस प्रेम कहानी का अंत हुआ। तो अभी तक आपने बहुत सी इनके बारे में वीडियो देखी होंगी, बहुत सी स्टोरी देखी होंगी, लेकिन कहीं कहीं पर इनके बारे में थोड़ा सा गलत बताया जाता है। उन्हें एक राजनर्तकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वो सही नहीं है। वो उनकी एक प्रेमिका थी और एक पत्नी ही थी।